Hello and welcome to NITN Educators. Let's move to the new lecture, that is RCC lecture 3. Okay guys, आज हम लोग देखने वाले थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट बाय 150 mm अंडर यूनिएक्सियल कंप्रेशन. तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है ऑफ कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन, ठीक है, हम इस वर्ड का ध्यान रखेंगे. हम बात कर रहे हैं यूनिएक्सियल कंप्रेशन की. ओके, वो कुछ इस तरीके से इस तरीके से बनता है. ये मान लीजिए अगर M20 का कंक्रीट है, ये M35 का है और ये है M50 का. ओके, इसका जो पीक आता है, वो पीक आता है 0.002 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग. और जो अल्टीमेट पॉइंट आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, वो आता है 0.0042 0.006 के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन. तो इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जैसा कि हमने अभी बोला कि ये एक नॉन लीनियर कर्व है. ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज नॉन लीनियर. तो किसका है नॉन लीनियर? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का अंडर यूनिएक्सियल कंप्रेशन. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेस किसके करस्पॉन्डिंग आता है? मैक्सिमम स्ट्रेस इज corresponding to strain 0.002. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो अल्टीमेट पॉइंट है वो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो 0.0042 0.006 के बीच में जो स्ट्रेन होता है उसके बीच में लाई करता है. ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस lies in between 0.004 to 0.006 स्ट्रेन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जो ये फॉलिंग पोर्शन आता है ना, ये फॉलिंग पोर्शन हम स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग मशीन की हेल्प से ये आता है. ठीक है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट? फॉलिंग पोर्शन ऑफ कर्व, या फिर ग्राफ सीधे बोलते हैं इसको, ग्राफ कह लेते हैं. फॉलिंग पोर्शन ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल्ड स्ट्रेन लोडिंग मशीन. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार गेट में बोल रहा हूँ मैं, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ चुका है. उसमें क्या 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 किया है कि ये स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ यूनिएक्सियल ऑफ कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाई, और ऑप्शन दे देता है कुछ इस तरीके से कि ऑब्टेन्ड बाई कंट्रोल्ड स्ट्रेन लोडिंग मशीन, कंट्रोल्ड स्ट्रेस लोडिंग मशीन,
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड स्ट्रेन लोडिंग मशीन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट लास्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। जो ब्रिटलनेस होती है कंक्रीट की, वो इंक्रीज करती है, ठीक है। ब्रिटलनेस इंक्रीजेस brittleness increases with increase in strength, ओके। तो जो स्ट्रेंथ के साथ साथ ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी increases increases with increase in strength, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे अलग से एक पॉइंट कह के नोट कर लें। क्या होता है, जब हम जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, अगर हम रेट ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज करने का क्या मतलब है, पहले हम जैसे हम इस तरीके से लोड लगाएं, पहले 2 किलो न्यूटन लगाएं, फिर 2 to 4, 4 to 6, तो ये कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग हो गया। बट अगर हम इसी को इस तरीके से इंक्रीज करें, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, तो उसे बोलते हैं कि रेट ऑफ लोडिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इससे कितनी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं अब ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट को एक तरीके से नेम दिया गया है, नेम जो रखा गया है वो कैसे कैसे है, ठीक है। हम देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली पढ़ेंगे जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंक्रीट। अब देखते हैं ये क्या होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं कि M20, ठीक है, कंक्रीट को हम इन सब नामों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस समय ये नहीं बताया था कि ये नॉमेनक्लेचर ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। तो कंक्रीट को इस तरीके से नाम दिया जाता है, ओके। तो ये होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ कंक्रीट इन व्हाट, इन न्यूटन पर mm², ठीक है। और बनाते कहाँ से कहाँ तक है, M10 to M100 तक का कंक्रीट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा हमें कौन बोलता है, IS 456/2000, ठीक है, ओके। अच्छा, IS 456/2000 में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट
4 उसके अंतर्गत ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या देखेंगे अब हम? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो गाइस, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एक नेग्लिजिबल होती है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? देखिए, जैसे ये कंक्रीट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो ये पोर्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट तुरंत टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जबकि कंप्रेसिव फोर्स के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि कंक्रीट जो होता है कंप्रेसिव में बहुत अच्छा होता है, जबकि टेंसाइल में बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। बाय बट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? वो 7 to 15 टाइम्स होती है। किसकी? 7 to 15 टाइम्स होती है ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसीलिए इसे क्या क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। दैट्स वाई इट इज इग्नोर्ड, ओके। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ हम देख लेते हैं। टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। पहला तो होता है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, ठीक है। गाइस देखो, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट क्या होता है? जब हम कंक्रीट लिए, उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएं, वो ब्रेक हो गया। बट इसमें क्या होता है कि हम ये मेज़र नहीं कर पाते हैं कि किस स्ट्रेस से ब्रेक हुआ, ठीक है। और मतलब कितने टाइम में ब्रेक हुआ, कितना स्ट्रेन आया, ये सब हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, इतना जल्दी ये होता है। तो इसीलिए इस टेस्ट को परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, ठीक है। किसकी वजह से ये होता है? ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी, ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी एंड एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फ्लेक्सर टेस्ट। देखो ये कैसे करते हैं। एक कंक्रीट बीम है, ठीक है। मान लो इस बीम की लेंथ, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है, इस बीम की लेंथ L है। तो एक पॉइंट लगाया, इस एक पॉइंट लोड लगाया हमने, ठीक है। और ये पॉइंट लोड L/3 डिस्टेंस पे है, L/3, ये भी L/3, ठीक है। तो इस लोडिंग को क्या बोलते हैं? थर्ड पॉइंट लोडिंग, ठीक है। इसका BMD का शेप जो आता है वो इस तरीके से आता है। गाइस मैं यहाँ पे आपको BMD और SFD पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। जब सिद्धार्थ सर आपको सोम पढ़ाएंगे तो आपको BMD और SFD बहुत ही अच्छे से बनाना बता देंगे, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा, ठीक है। ये हो गया BMD और ये हो गया SFD, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लोडिंग लगाया हमने। हमने क्या किया, देखिए ये बीम है, इस बीम पर एक यहाँ से दो पॉइंट लोड लगाया हमने, ठीक है। पॉइंट लोड लगाया तो इसे अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से लोड लग रहा है, पॉइंट लोड,
ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड होगा तो इसके सबसे पहला जो क्रैक आएगा वो आएगा बॉटम फाइबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थर्ड पॉइंट लोडिंग लगाया, ठीक है। ड्यू टू दिस लोड फर्स्ट क्रैक occurs at बॉटम फाइबर, ठीक है। और जब ये ब्रेक हुआ उस टाइम पे हम एज्यूम करते हैं जो मोमेंट यहाँ पे होगा वो होगा एम सी आर, दैट इज क्रैकिंग मोमेंट, और जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा एफ सी आर, दैट इज क्रैकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है वो, एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये तो होती है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे m की जगह पे क्या हो जाएगा, क्रैकिंग मोमेंट एम सी आर अपॉन आई। देखिए अगर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से है, ये जो डेप्थ है ये डी हो गई और ये विड्थ है ये बी हो गई, तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हो जाएगा क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, बी डी क्यू बाई 12 इक्वल्स टू एफ सी आर अपॉन डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर एफ सी आर, यहाँ से कुछ कुछ एफ सी आर आ जाएगा, ठीक है। इस एफ सी आर को क्या बोलते हैं, इस एफ सी आर को बोलते हैं टेंसाइल फ्लेक्चर, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस कह लें, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये इसको हम कहते हैं एफ सी आर को। बट आई एस कोड ने क्या बोला, एज पर आई एस कोड, आई एस कोड ने हमें एक फार्मूला दिया, आई एस कोड ने हमें डायरेक्टली फार्मूला दिया एफ सी आर निकालने का, वो होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, याद रखेंगे, 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बोलता है फाइंड फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेस फॉर M25 कंक्रीट, तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एफ सी के क्या है, यहाँ पर एफ सी के है हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एफ सी आर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 अंडर रूट 25, दैट इज 3.5 एम पी ए, या फिर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ओके। तो हमने ये देख लिया, एक देखा डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, उसमें देखा था, ठीक है। फिर देखा हमने फ्लेक्चर टेस्ट, उसके हिसाब से निकालना देखा एफ सी आर क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट, ठीक है। सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता है सिलेंडर, ठीक है। मान लीजिए सिलेंडर की लेंथ है L, तो इसमें हम एक स्ट्रिप लगाते हैं और इस स्ट्रिप पर हम लोड लगाते हैं, मान लीजिए लोड P है, ठीक है। स्ट्रिप क्यों लगाया, स्ट्रिप हमने इसलिए लगाया ताकि जो ये लोड पॉइंट लोड है हमारा लाइन लोड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज यूडीएल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ उसको। देखिए जैसे मान लीजिए ये है सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे हमने रखी स्ट्रिप, स्ट्रिप रखी है ऐसे, ठीक है। स्ट्रिप पर लोड लगाया, ठीक है। तो ये जो लोड लगाया, ये लोड हम इंक्रीज करेंगे जब, तो ये क्या होगा, सिलेंडर कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा।
ओके, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होने का रीज़न क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस के चलते जो सिलेंडर है हमारा वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। लाइन लोड अप्लाई किया, ठीक है, फिर सिलेंडर स्प्लिट हुआ, सिलेंडर स्प्लिट्स ड्यू टू टेंसाइल लोड, ठीक है। तो इसके हिसाब से एफ सी आर क्या आना चाहिए, 2p/π/d/l, ठीक है। 2p ऊपर से भी नीचे से भी 2p, ठीक है, 2p/π/d/l, ठीक है। तो अब हम तीनों में कंपेयर कर लेते हैं। एफ सी आर ड्यू टू डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, ओके, इज लेस देन एफ सी आर ड्यू टू सिलेंडर स्प्लिट, is less than FCR डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, सिलेंडर स्पिट और फ्लेक्सर टेस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों में हमने कर लिया कंपेयर, ओके। अब हम देखते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है। क्रीप ऑफ कंक्रीट, ठीक है गाइस। क्रीप एक स्ट्रेन है, बट ये जो स्ट्रेन है ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ठीक है। अब ये जो अब ये जो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन आता है ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग, ठीक है। सस्टेन्ड लोडिंग का क्या मतलब है, सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब है कांस्टेंट लोडिंग, कांस्टेंट लोड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। कोई लोड अगर किसी एक पोजीशन पर रहता है कांस्टेंट लंबे समय के लिए, तो मतलब ये बढ़ता घटता नहीं है, कांस्टेंट लोड रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं सस्टेन लोडिंग। और इस लोडिंग की वजह से जो क्रीप जो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन आता है उसे बोलते हैं क्रीप, ठीक है। अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्रीप का क्या पोजीशन है। तो ये हो गया क्रीप, ठीक है। ये हो गया इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन। और बाकी ये जो ये आया ये क्या है, ये प्लास्टिक में जा चुका है, तो क्या हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन, ओके। हमने दो चीज़ें देखी इसमें, क्या देखा हमने, एक देखा इलास्टिक स्ट्रेन और एक देखा प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ देखते हैं। लोड के लगाते ही जस्ट, ठीक है, लोड के लगाते ही जस्ट जो स्ट्रेन आया उसे बोला हमने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। मान लीजिए यहाँ तक इंस्टेंटेनियस है, उसके बाद फिर इस तरीके से आ गया, तो ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया अल्टीमेट अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। ये इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। और ये क्या था, टाइम भी डिपेंडेंट था, यहाँ टाइम है। अब ये जो अब इसमें क्या होता है
जो क्रीप कोफिशिएंट है, क्रीप कोफिशिएंट, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रीप कोफिशिएंट। अब जैसे कि हमें पता है कि ये एक टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, ठीक है, तो हमें एक टेबल भी देखने को मिलता है अपने आईएस कोड में, टाइम, और ये है क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम एक देखते हैं 7 डेज पे, एक देखते हैं 28 डेज पे जब कॉन्क्रीट थोड़ा और मैच्योर हो गया, फिर एक देखते हैं 1 ईयर पे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 2.2 होता है 7 डेज में क्रीप कोफिशिएंट, 1.6 होता है 28 डेज में, और 1.1 होता है 1 ईयर में। तो इस टेबल से हमें एक और बात पता चलती है, वो क्या, कि as time increases creep coefficient decreases। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ देखने को मिल गया। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ लास्ट में देख लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, यूनिएक्सियल कंप्रेशन में हम देख रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ कंक्रीट, दैट इज ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। फिर हमने देखा टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें देखा डायरेक्ट टेंशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, फिर देखा फ्लेक्चर टेस्ट क्या होता है। ओके, फिर हमने देखा कि आईएस कोड ने जो फार्मूला दिया है वो क्या होता है, उस पर एक एग्जाम्पल देखें। ठीक है, फिर हमने देखा सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट कैसे करते हैं लाइन और लगा करके। ठीक है, फिर हमने जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आया, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर कह लें, दोनों नाम है, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो क्वेश्चन में अक्सर बोलता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो इन तीनों टेस्ट की हेल्प से जो आया एफसीआर, उसका हमने कर लिया कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिला, फ्लेक्चर टेस्ट में। ओके, क्रीप ऑफ कंक्रीट हमने देखा, फिर क्या होता है, ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होता है। ठीक है, ड्यू टू सस्टेन लोडिंग। फिर हमने देखा इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, वो रेशियो होता है किसका, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन का। फिर हमने देखा 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। तो इस टेबल की हेल्प से हमें एक और बात पता चलती है कि एज टाइम इंक्रीजेस क्रीप कोफिशिएंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके गाइज, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमें कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जल्दी सिद्धार्थ सर अपना लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो हम इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।